एथिल ब्रोमाइड के 3 रासायनिक गुण तो पढ़ चुके थे पिछली क्लास में। अभी बाकी रासायनिक गुणों को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो बेटा अगली अभिक्रिया है एथिल ब्रोमाइड के रासायनिक गुणों में से, कहता है जेडेएन से क्रिया। जिंक से अभिक्रिया लिख सकता है। अच्छा, इसे एक और नाम से जानते हैं, फ्रैंकलैंड अभिक्रिया। तो इसको ध्यान रखना है, फ्रैंकलैंड रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं जेडेएन से क्रिया। तो एथिल ब्रोमाइड को देखो कैसे लिख लेना है। एथिल ब्रोमाइड को बेटा कुछ ऐसे लिखना है, C2H5Br, अभिक्रिया होनी है जिंक से, और मैं एक और मॉलिक्यूल लिख लूंगा C2H5Br का। तो C2H5 और Br लिख लेते हैं लेफ्ट पे। इसकी अभिक्रिया होगी और ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में होती है। अभिक्रिया का तरीका क्या है कि बेटा ब्रोमीन जेडएन के साथ अभिक्रिया कर लेता है। अगर जेडएन ब्रोमीन के साथ जुड़ जाएगा, पहला पदार्थ बनकर तैयार होगा ZnBr2, जिंक ब्रोमाइड कहते हैं। और बेटा अगर दोनों कंपाउंड को अगर आपस में मिला दें बचे हुए भागों को, तो बेटा बनकर तैयार होता है C4H10। और इसको जानते हो बेटा, इसको ब्यूटेन बोला जाता है क्योंकि एल्केन श्रेणी का सदस्य है। अच्छा, ब्यूटेन क्यों बताया गया, एल्केन श्रेणी का सदस्य क्यों बताया गया? कार्बन जितना था हाइड्रोजन दुगने से 2 अधिक था। अगर हाइड्रोजन 2 गुना होता तो एल्कीन श्रेणी का सदस्य होता, और हाइड्रोजन अगर कार्बन की अपेक्षा 2 गुने से 2 कम होता, एल्काइन श्रेणी का सदस्य होता। क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ पर कार्बन के 2 गुने से 2 अधिक था, एल्केन श्रेणी का सदस्य है। कार्बन 4 की वजह से ब्यूट, और एल्केन श्रेणी का सदस्य होने की वजह से नाम के लास्ट में एन लगा दिया है। ये पहली अभिक्रिया हो गई बेटा। अगला रासायनिक गुण है, कहता है KCN से क्रिया। पोटेशियम साइनाइड से आपको रासायनिक अभिक्रिया करवानी है। तो एथिल ब्रोमाइड की करवानी है, इसलिए C2H5Br, और अभिक्रिया करवानी है KCN से। अच्छा, KCN से अभिक्रिया करवाएगा तो देखो ऐसा भी कर सकते हैं कि प्लस और माइनस चार्ज में दोनों कंपाउंड को तोड़ लें, वैसे अभिक्रिया हो जाएगी। या फिर अभिक्रिया का तरीका क्या है बेटा, के अभिक्रिया किससे कर लेगा, CN से। वैसे भी ऐसे समझ के पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और यहाँ पर B पर आएगा निगेटिव चार्ज, तो के Br के साथ अभिक्रिया कर लेगा। तो पहला पदार्थ बनकर तैयार होगा KBr, और दूसरा पदार्थ मैं देखता हूं तो बनकर तैयार होगा C2H5Cn। C2H5Cn, इसका कोई नाम पूछता है तो बेटा C2H5 को बोलते हैं एथाइल या एथिल, और बेटा Cn को बोलते हैं साइनाइड। तो अगर इसका नाम लिखना चाहेंगे तो इसका नाम हो जाएगा एथाइल साइनाइड। अगली अभिक्रिया देखो, देखते हैं, कहता है AgCN से अभिक्रिया, सिल्वर साइनाइड से क्रिया। अच्छा, सिल्वर साइनाइड से अभिक्रिया कैसे होगी, आप पहले तो एथिल ब्रोमाइड या एथाइल ब्रोमाइड का फॉर्मूला, और अभिक्रिया होने वाली है AgCN के जलीय विलयन से। हाँ, थोड़ा सा अगर सही करना चाहते हो तो यहाँ पर ये लिख सकते हो, पोटेशियम साइनाइड के एल्कोहली विलयन से वो वाली अभिक्रिया थी, और ये होगी AgCN के जलीय विलयन से। दोनों में डिफरेंस क्या रहेगा, इसमें से भी तकरीबन KCN से, इसमें AgCN से अभिक्रिया हुई। पहले तो समानता वाली बात, फिर डिफरेंस वाली बात। Ag अभिक्रिया करेगा Br से, जैसे K Br से अभिक्रिया कर रहा था, इस बार Ag Br से अभिक्रिया कर लेगा, और पहला पदार्थ बनाकर तैयार करेगा सिल्वर ब्रोमाइड। और बेटा इस बार देखो, ये तो समानता हो गई कि AgBr के साथ जुड़ गया। अब बचा हुआ C2H5 जुड़ेगा Cn के साथ। तो डिफरेंस क्या है, KCN से अभिक्रिया होती है तो C2H5 कार्बन की ओर से जुड़ता है, और जब AgCN से अभिक्रिया होती है तो C2 जो H5 होता है वो N की ओर से जुड़ता है। और क्योंकि N की ओर से जुड़ता है, अर्थात
कार्बन का बॉन्ड नाइट्रोजन से कनेक्ट होगा। इस फॉर्मूले को थोड़ा सा अलग नाम देते हैं, C2H5 के लिए एथाइल और NC के लिए इसको बोलते हैं आइसोसाइनाइड। बस थोड़ा सा ध्यान रखना है, सिल्वर के साइनाइड सॉल्यूशन से होगा, जली विलयन से होगा तो आइसोसाइनाइड कंपाउंड बनता है। अगर पोटेशियम साइनाइड के एल्कोहल ही विलयन से होता है तो बेटा एथिल साइनाइड बनकर तैयार होता है। ये दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, इसको ध्यान रखना। अगली अभिक्रिया आ जाती है, कहता है सिल्वर नाइट्रेट से क्रिया, सिल्वर नाइट्राइड AgNO2। देखो सिल्वर नाइट्राइड से अभिक्रिया को देख लेते हैं बेटा, फॉर्मूला देखते हैं C2H5Br। सिल्वर का नाइट्राइड सॉल्यूशन लेंगे तो AgNO2। बेटा AgNO2 से अभिक्रिया होगी, तरीका फिर से वही है सेम। Ag अभिक्रिया कर लेगा Br से, जैसे इस अभिक्रिया में AgBr से अभिक्रिया कर रहा था तो AgBr बना डालेगा। तो मैं यहां लिखे देता हूं Ag प्लस, अभी देखते हैं C2H5 बचता है, यहाँ NO2 बचता है, C2H5NO2। C2H5 बचा, NO2 बचा, मैंने दोनों को एक साथ लिख दिया। इसका नाम क्या है? नाइट्रो, कार्बन 2 है इसलिए एथेन। तो बेटा इसका पूरा नाम रहेगा नाइट्रो एथेन। इस प्रकार से रासायनिक अभिक्रिया हो गई। एक और रासायनिक अभिक्रिया देखो पढ़ते हैं, कहता है, यहां लिख लेते हैं, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं के साथ क्रिया। सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कैसे अभिक्रिया होती है? तकरीबन अभिक्रियाएं लगभग एक समान हैं। सबसे पहले तो C2H5Br के रासायनिक गुण पढ़ रहे हैं, इसलिए C2H5Br लिखना जरूरी है, और इसके बाद NaOH। अच्छा, अभिक्रिया से पहले ही समझ में आने लगा होगा कि जो Na है वो अभिक्रिया कर लेगा Br से। अगर Na Br के साथ अभिक्रिया करेगा, पहला पदार्थ जो कि साइड प्रोडक्ट है सोडियम ब्रोमाइड, इसके बाद क्या बचता है? C2H5 और बचता है OH। तो इसको बोलते हैं C2H5OH को बेटा नाम देते हैं। सबसे पहला तो इसका नाम है एथाइल एल्कोहल, या बेटा इसका एक और नाम है इथेनॉल। हाँ, दोनों ही बेटा इसी के नाम है। पहला नाम साधारण पद्धति में या रूढ़ पद्धति में बोलते हैं, और दूसरा जो नाम लिखा है वो IUPAC सिस्टम पर है, क्योंकि इसके दोनों नाम काफ़ी फेमस हैं। मैंने दोनों नाम इसके लिए रखे हैं। तो ये NaOH से अभिक्रिया हो गई। एक बेटा और इम्पोर्टेंट रासायनिक अभिक्रिया है, कहता है मैग्नीशियम से क्रिया। या बेटा इसको एक प्रकार से और मांगा जा सकता है अभिक्रिया को, कहता है ग्रिगनार्ड अभिकर्मक। ग्रिगनार्ड अभिकर्मक का निर्माण। अगर आपसे कभी ऐसा आ जाता है कि एथिल ब्रोमाइड द्वारा ग्रिगनार्ड अभिकर्मक का निर्माण करिए, या ऐसा आ जाता है कि एथिल ब्रोमाइड पर मैग्नीशियम की क्रिया को दिखाइए, तो आपको यही रिएक्शन लिख करानी है। एक विशेष प्रकार का अभिकर्मक बन रहा है, रीएजेंट बन रहा है, इसलिए अभिक्रिया को थोड़ा सा ज़्यादा याद रखेंगे इसे। देखो फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है C2H5Br। ये तो एथिल ब्रोमाइड का फॉर्मूला हो गया। इस पर अभिक्रिया आपको किसकी करवानी थी? मैग्नीशियम की, तो मैंने मैग्नीशियम की अभिक्रिया करवा दी। अच्छा, मैग्नीशियम करेगा क्या? मैग्नीशियम C2H5 और Br के बीच बने बॉन्ड को तोड़ देगा। देखो मैंने मैग्नीशियम को यहाँ रखा, मैग्नीशियम ने इस बॉन्ड को क्या कर दिया? ब्रेक कर दिया। अब तोड़ देगा, तो देखो ध्यान देने से देखेंगे कि बचा क्या क्या। देखो बॉन्ड टूटा तो C2H5 का भी बॉन्ड टूटा, और उधर ब्रोमीन का बॉन्ड भी जो था वो भी टूटा। भाई दोनों बॉन्ड आपस में जुड़े थे,
आपस में जुड़े होने के बाद जैसे ही बॉन्ड टूटा तो C2H5 के भी एक बॉन्ड का नुकसान हुआ, ब्रोमीन के भी एक बॉन्ड का नुकसान हुआ। तो मैग्नीशियम क्या करेगा, जाके इस बॉन्ड को तोड़कर अपना बीच में बैठ जाएगा। तो एक फॉर्मूला बनकर तैयार होगा C2H5MgBr। इस सूत्र को विशेष नाम से जानते हैं। वैसे क्या कर सकते हो, अगर आप ऐसा ना लिखना चाहो, देखो इसको कैसे लिख सकते हो, C2H5MgBr भी लिख सकते हो। कोई पूछेगा ये क्या, इसका नाम क्या हो सकता है, चाहे इसका नाम समझ लें चाहे इसका नाम समझ लें। सबसे पहले C2H5 लिखा है इसलिए एथाइल, फिर मैग्नीशियम लिखा है तो मैग्नीशियम, और बेटा लास्ट में ब्रोमीन लिखा है तो इसको बोलेंगे ब्रोमाइड। तो एथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है, इसे हम ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक भी कहते हैं। तो थोड़ा सा इसे याद रखना है, इसे ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के नाम से भी जाना जाता है। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक को बोलते हैं रीएजेंट। तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का फॉर्मूला है, हाँ ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक में ऐसा हो जाता है C2H5 की जगह पर CH3 भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और CH3 की जगह पर या जहाँ C2H5 लिखा है C3H7 भी यूज कर सकते हैं, C6H5 भी यूज कर सकते हैं। हाँ एक और यहाँ Br की जगह Cli को भी यूज किया जा सकता है। हाँ मैग्नीशियम चेंज नहीं होगा। इस दौरान जितने भी सूत्र बनेंगे वो सारे के सारे सूत्र होंगे किसके, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के। क्योंकि ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का जो एक नॉर्मल फॉर्मूला होता है वो होता है RMgX। ये ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का एक नॉर्मल फॉर्मूला है, जहां पर आप R की जगह पर कोई भी एल्किल ग्रुप रख सकते हो या एरिल ग्रुप, Mg तो रखा ही रहेगा, X की जगह पर भी आप कई ग्रुपों को रख सकते हो। बेटा अगली अभिक्रिया है Ag2O से क्रिया। कहता है सिल्वर ऑक्साइड से अभिक्रिया करवानी आपकी। तो सिल्वर ऑक्साइड से अभिक्रिया देखो कैसे कराएंगे। सबसे पहले C2H5Br लेंगे और C2H5Br जो है वो 2 मोल ले लेंगे और इसकी अभिक्रिया करवाएंगे Ag2O से। देखो Ag2O से अभिक्रिया करवाओगे तो बेटा होगा क्या, ये दोनों Br जो है वो सिल्वर से अभिक्रिया कर लेगा। अगर 2 Ag 2 Br से अभिक्रिया कर लेगा तो पहला कंपाउंड बनकर तैयार होगा 2AgBr, 2 मोल सिल्वर ब्रोमाइड। अच्छा मैं क्या सोचता हूँ C2H5 और एक क्या बचा O। देखो कैसे लिख सकते हो, ऊपर C2H5 नीचे भी भैया C2H5 बचा है और बीच में दोनों के क्या बचा है O। ऐसे लिख सकते हो, या इसी फॉर्मूले को देखो कैसे लिखा जा सकता है C2H5O C2H5। देखो C2H5 फिर O फिर C2H5, ऐसे भी लिख सकते हो। इसका नाम देखो एथाइल ग्रुप 2 बार है तो इसको लिख सकते हो डाई। C2H5 2 बार है एथाइल, और बेटा इसको और एक लिखा जा सकता है ईथर, क्योंकि जब भी कभी 2 कार्बनिक एल्किल या एरिल ग्रुप के बीच में ऑक्सीजन आ जाता है ऐसे क्रियात्मक समूह को ईथर क्रियात्मक समूह बोलते हैं। और ईथर क्रियात्मक समूह का नाम कैसे पढ़ेंगे, डाई इसलिए पढ़ा, 2 बार ग्रुप है। कौन सा ग्रुप 2 बार है, एथाइल ग्रुप, तो डाई एथाइल। और ऑक्सीजन को देखते ही मैंने उसका नाम क्या बता दिया, ईथर। डाई एथाइल ईथर इसको बोलते हैं। अभी क्या करेंगे, एक रासायनिक गुण अभी और रह गया है और उपयोग, तो इनको जल्दी से नोट करते हैं। वो रासायनिक गुण भी पढ़ते हैं और फिर इसके उपयोग पढ़ते हैं। एथाइल ब्रोमाइड के क्या क्या हैं, क्या है कि लास्ट नंबर पे आ जाते हैं। रासायनिक गुण है एथाइल ब्रोमाइड का, कहता है फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया क्या होती है। तो क्योंकि नाम वाली अभिक्रिया है, मैंने पहले से बता रखा है कि नाम वाली अभिक्रियाओं को कुछ अलग प्रकार से ही और बहुत अच्छे ढंग से तैयार करके रखना है। इसको देखो सॉल्व करेंगे इस अभिक्रिया को, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया को। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया के लिए आपको क्या करना होता है, बेंजीन लेना होता है। अच्छा बेंजीन का फॉर्मूला ऐसा होता है C6H6, और इस पर आपको बेटा अभिक्रिया करवानी है एथाइल ब्रोमाइड की
C2H5Br की, और उपस्थित रखनी है निर्जल AlCl3 की। निर्जल AlCl3 क्या करेगा कि एथाइल ब्रोमाइड की अभिक्रिया बेंजीन से करवाएगा। देखो एक चीज ये तो जानते ही हो कि बेंजीन के प्रत्येक कॉर्नर पर, चाहे जो ही कॉर्नर हो, उस पर एक कार्बन है और एक हाइड्रोजन है। ये क्योंकि सभी लोग जानते हैं, तो देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे। क्योंकि बेंजीन के ऊपर वाले हिस्से का हाइड्रोजन अभिक्रिया करेगा, इसलिए उस हाइड्रोजन को लिख लेते हैं। वैसे मैं हाइड्रोजन को लिखता नहीं, लेकिन क्या है कि जैसे किसी कॉर्नर का हाइड्रोजन एक्टिव है अभिक्रिया करने के लिए, तो फिर उस हाइड्रोजन को लिख लेना चाहिए, दिखा लेना चाहिए। सारे हाइड्रोजन को मत दिखाएं, जो हाइड्रोजन अभिक्रिया करने वाला है उसका हाइड्रोजन दिखाएं। अभिक्रिया कैसे होगी, तकरीबन सभी बच्चे अब इस बात से तो जान ही गए हैं कि जो H होगा वो किससे अभिक्रिया करेगा, Br से। और अगर H Br से अभिक्रिया कर लेगा तो पहला सेकेंडरी कंपाउंड बनकर तैयार होगा AgBr। अच्छा बेटा, मैं क्या सोचता हूं, मेरे पास क्या क्या बचा है। देखो सबसे पहले तो बेंजीन, तो मैंने बेंजीन बना दिया। अच्छा, ऊपर हाइड्रोजन के लिए बॉन्ड लगा था, लेकिन हाइड्रोजन तो वहां से ब्रोमीन के साथ निकल गया, तो हाइड्रोजन की जगह क्या हो गई, खाली, HBr बनेगा। और देखो हाइड्रोजन की अगर जगह खाली हो गई, वहां से हाइड्रोजन निकल गया, तो बचा क्या है, C2H5, इसको वहां लगा देते हैं, C2H5। कोई पूछेगा इसका नाम क्या है, देखो इसका नाम कैसे पढ़ेंगे, C2H5 को बोलते हैं बेटा एथाइल, और बेटा ये सूत्र किसका था, बेंजीन का, एथाइल बेंजीन, ये सूत्र लिख लेंगे इसका। तो इस प्रकार से बेटा आप C2H5 की केमिकल प्रॉपर्टीज अर्थात रासायनिक गुणों को पढ़ चुके हैं। लेकिन अभी क्या है कि हम लोग एक और बात पढ़ेंगे कि एथिल ब्रोमाइड का यूज क्या क्या है। तो नेक्स्ट हेडिंग रहेगी C2H5Br के उपयोग। देखो उपयोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला उपयोग तो है C2H5Br का कि एथाइल ब्रोमाइड से कई प्रकार की औषधियां बनाई जाती हैं। तो मैं सबसे पहला उपयोग लिखूंगा औषधियों के निर्माण में। औषधि तो जानते होगे ना, औषधियों के निर्माण में पहला उपयोग तो ये है कि कई प्रकार की औषधियां एथिल ब्रोमाइड से बनाई जाती हैं। दूसरा, ये वाला तो बहुत इंपॉर्टेंट है, TEL, तेल के निर्माण में, औषधि निर्माण में जो एक अपस्फोटी पदार्थ है, अपस्फोटी पदार्थ है। देखो इसको पढ़ लेते हैं। कहता है तेल क्या है, इस तेल को यहां से मिला लो अपना तेल से। आपके यहां पेट्रोल आता है ना, पेट्रोल मुख्यतः मुख्य रूप से दो प्रकार के अवयवों का मिश्रण है। अगर पेट्रोल की बात की जाए, कौन कौन सा है, नॉर्मल हेप्टेन, ध्यान रखना इस बात को। कोई पूछता है भैया पेट्रोल क्या है, तो हम बताएंगे पेट्रोल मुख्य रूप से, हालांकि और भी कंपोनेंट पेट्रोल में सम्मिलित होते हैं, लेकिन अगर मैं मुख्य रूप से देखता हूं तो दो कंपोनेंट होते हैं, एन हेप्टेन और दूसरा होता है आइसो ऑक्टेन। ये दो कंपोनेंट मुख्य रूप से मिलकर बनाते हैं पेट्रोल को। अच्छा, इसको एन हेप्टेन का मतलब है नॉर्मल हेप्टेन, आइसो ऑक्टेन का जो मिश्रण होता है पेट्रोल कहलाता है। पेट्रोल में क्या होता है, पेट्रोल बहुत अच्छा ईंधन नहीं होता है। तुमने देखा होगा, इस बात को बताएं, अगर कभी कभी मोटर बाइक जो होती है, मोटरसाइकिल होती है या कार होती है, स्टार्ट करने पे कभी कभी फट से आवाज़ देती है,
कुछ देर के लिए ईंधन क्या करता है, ब्लैंक कर जाता है। उस समय एकदम से तेज से आवाज़ होती है, फट से आवाज़ निकलती है। इसका अर्थ है ये ईंधन की कमी है, ईंधन की कमी है, उसकी ज्वलनशीलता की कमी है या उसके बहाव की कमी है, जिसके कारण पेट्रोल इंजन को जो है वो पेट्रोल कंटिन्यूअस नहीं मिल पाया। और क्योंकि कंटिन्यूअस नहीं मिल पाया, यही तो तेल की कमी होती है। तेल को तो इंजन को कंटिन्यूअस मिलना चाहिए। तो अभी क्या करते हैं कि हम लोग इसी में से एक पदार्थ मिला देते हैं, तेल। पूरा नाम होता है टेट्रा एथाइल लेड। नाम ध्यान रखना इसका, टेट्रा एथाइल लेड। ये तेल जो है वो एथाइल ब्रोमाइड से ही बनता है। कहाँ गया एथाइल ब्रोमाइड? एथाइल ब्रोमाइड से ही बनता है टेट्रा एथाइल लेड। इसके मिला देने से क्या होता है, मोटर बाइकों में ये जो मैं कह रहा था प्रॉब्लम होती है, ये प्रॉब्लम होना बंद हो जाती है। इंजन जो होता है बहुत ही स्मूथ चलने लगता है और इस प्रकार की घटना जो मैं बोल रहा था फट से एकदम होता है, वो वाली घटना बंद हो जाती है। लेकिन इसके एक नुकसान भी है। क्या नुकसान है कि बेटा क्या होगा, जब भी इस प्रकार का तेल युक्त तेल जलाया जाएगा इंजन में, तो उसमें से प्रॉब्लम क्या होगी कि बेटा लास्ट में लिखा हुआ है टेट्रा एथाइल लेड। लेड भी तो जलने के बाद निकलेगा। अगर लेड जलने के बाद पर्यावरण में आएगा तो ये एक प्रकार का विषैला पदार्थ है, और विषैला पदार्थ क्या है, पर्यावरण में प्रदूषण फैलाता है। तो अच्छाई अगर इसमें से है तो थोड़ी सी इसमें से बुराई भी है। बुराई ये है कि प्रदूषण फैलाता है। तो तेल अगर कभी आएगा बात, तो तेल के निर्माण में जो कैसा पदार्थ है, अपस्फोटी पदार्थ है, अर्थात उस आवाज़ को, एक विशेष प्रकार की आवाज़ जो तेल के गैप हो जाने से मिली थी, वो आवाज़ को बंद कर देगा, गाड़ी को स्मूथ चलाएगा, लेकिन प्रॉब्लम भी क्रिएट करेगा। क्या प्रॉब्लम क्रिएट करेगा कि प्रदूषण इसका है। हाँ, अगर किसी को ऐसा लगता है तो ये जरूर इंग्रेडिएंट लिखे जा सकते हैं कि पेट्रोल में मुख्यतः क्या होता है। जैसे कभी कोई व्यक्ति ये जानना चाहे कि सर जी पेट्रोल क्या है मुख्य रूप से, तो पेट्रोल मुख्य रूप से दो प्रकार के कंपाउंड्स का जो है वो मिक्सचर है। क्या तीसरा कंपाउंड होता ही नहीं, होते हैं बहुत सारे, लेकिन मुख्य रूप से दो पदार्थों का मिश्रण है, वो एन-हेप्टेन और आइसोऑक्टेन। तो तेल के बारे में जान गए। तेल मोटर बाइकों में पड़ना जरूरी है, लेकिन उसमें से क्योंकि लेड की अमाउंट होती है, ये पदार्थ विषैला है और पर्यावरण को प्रदूषित कर सकता है। अच्छा, एक और नंबर है, तीसरा अगर उपयोग देखें, लिखा है ग्रिगनार्ड। इसको तो पढ़े ही होंगे। ग्रिगनार्ड अभिकर्मक, और ग्रिगनार्ड अभिकर्मक का फॉर्मूला होता है RMgX के निर्माण में। एक और ध्यान रखने वाली बात है कि ग्रिगनार्ड अभिकर्मक को एक और नाम से जानते हैं, कार्बधात्विक यौगिक। तो ऐसा ही रहेगा कि अगर हम इसको और भी याद कर लें कि ग्रिगनार्ड क्या है, ग्रिगनार्ड को हम एक और नाम से जानते हैं, कार्बधात्विक यौगिक। क्यों कार्बधात्विक यौगिक कहते हैं, इसको भी देखते हैं। हमने ग्रिगनार्ड अभिकर्मक का फॉर्मूला ये वाला पढ़ा था। हालांकि इससे अतिरिक्त भी ग्रिगनार्ड अभिकर्मक के बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, लेकिन हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, उसी पर चर्चा करेंगे। अच्छा, इसमें कार्बन भी है, और जरा ध्यान से देखो ये बीच वाला भाग, ये धातु भी तो है। तो एक ऐसा यौगिक है जिसमें कार्बन भी है और धातु भी है। देखो यहां पर कार्बन के लिए कार्ब और धातु के लिए क्या लिखा गया है, धात्विक। तो इसका नाम ही बता दिया गया, ये कार्बधात्विक यौगिक है। तो याद रखना, ग्रिगनार्ड अभिकर्मक का एक और नाम है कार्बधात्विक यौगिक। बेटा 4th नंबर पे आ जाते हैं यूज में से, लिखता है अन्य कार्बनिक यौगिकों को बनाने में बहुत सारे अन्य कार्बनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे एथाइल बेंजीन या अन्य आपने रासायनिक गुणों में बनाकर ही देखे बहुत सारे कार्बनिक यौगिक, उन सारे कार्बनिक यौगिकों को भी निर्मित करता है। तो इतने उपयोग आप मुख्य रूप से लिखेंगे। एग्जाम में 2 उपयोग लिखने के लिए आता है, 4 में से कोई भी 2 जो आपको अच्छे लगे आप लिख सकते हैं। तो एक काम करते हैं, इसको नोट करते हैं और फिर बात करते हैं कि एराइल हैलाइड क्या होता है।
इसके फॉर्मूले कैसे होते हैं और कितने प्रकार का है, इस पर बात करते हैं। तो इसको जल्दी से नोट कर लेते हैं और फिर पढ़ते हैं एराइल हैलाइड को। देखो लिखा है एरोमेटिक हैलाइड्स, जिनको हिंदी में भी एरोमेटिक हैलाइड्स कहते हैं। एरोमेटिक हैलाइड्स क्या होता है कि अगर आपके पास कोई भी एरोमेटिक यौगिक हो, अगर उस पर हैलोजन एलिमेंट्स को जोड़ दिया जाए तो जो भी कंपाउंड बनता है उसको हम बोलते हैं एरोमेटिक हैलाइड्स। तो सबसे पहले इसको बताते हैं कि एरोमेटिक हैलाइड होता क्या है और फिर इस बात पर चर्चा करते हैं एरोमेटिक हैलाइड्स कितने प्रकार के हैं। तो बेटा देखो, मैं इसका डिफिनीशन सबसे पहले लिख लेता हूँ। क्या लिखते हैं? जब किसी एरोमेटिक कार्बनिक यौगिक में हैलोजन तत्व को जोड़ा जाता है तो बनने वाला यौगिक, तो ऐसा लिख लेते हैं बनने वाले यौगिक, क्योंकि एरोमेटिक हैलाइड कई प्रकार के होते हैं, इसलिए बनने वाले यौगिक एरोमेटिक हैलाइड कहलाते हैं। हैलाइड कहलाते हैं। अब एरोमेटिक हैलाइड तो हो गया बेटा, अभी बात आएगी एरोमेटिक हैलाइड कितने प्रकार का होता है। तो बेटा एरोमेटिक जो हैलाइड होते हैं वे दो प्रकार के होते हैं। तो और कभी बात आएगी कि आपसे पूछे कितने प्रकार के होते हैं, तो आप ये बताओगे एरोमेटिक हैलाइड दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है एराइल हैलाइड। और बेटा दूसरा प्रकार अगर देखा जाए, क्योंकि एराइल हैलाइड बहुत सारे होते हैं, आप एराइल हैलाइड्स लिख सकते हो। और दूसरा होता है एराइल एल्काइल हैलाइड्स। तो ये दो प्रकार के होते हैं एरोमेटिक हैलाइड। पहले प्रकार के होते हैं एराइल हैलाइड्स और दूसरा प्रकार का होता है एराइल एल्काइल हैलाइड्स। तो ये दो प्रकार के कंपाउंड होते हैं। क्योंकि दो प्रकार के कंपाउंड है, मैं दोनों प्रकार के कंपाउंड्स को अलग अलग डिवाइड करके लिखूंगा। देखो इधर की ओर एराइल हैलाइड की बात बताते चले जाएंगे हम लोग, इधर की ओर बात करेंगे कि एराइल एल्काइल हैलाइड्स क्या होते हैं। एक एक को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहली बात आती है कि एराइल हैलाइड्स क्या होता है। एराइल हैलाइड्स, हाँ इसको अगर हिंदी में पढ़ेंगे तो हिंदी में देखो बेटा इसको ऐसे बोलते हैं एरिल हैलाइड। इस प्रकार से इसको बेटा बोलते हैं। अंग्रेजी में इसको पढ़ेंगे एराइल हैलाइड्स और हिंदी में पढ़ेंगे एरिल हैलाइड, इसको बोलते हैं। और मैं देखो बताऊं सबसे पहले कि एरिल हैलाइड होता क्या है। जब भी कोई एरोमेटिक ग्रुप या एरोमेटिक कंपाउंड का भाग डायरेक्ट हैलोजन के साथ जुड़ जाता है तो बनता है एरिल हैलाइड। मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं, जब किसी एरोमेटिक यौगिक का भाग या कोई एरोमेटिक समूह सीधे और सीधे किससे जुड़ जाता है, हैलोजन एलिमेंट के साथ जुड़ जाता है, ऐसे कंपाउंड को क्या बोलते हैं, एरिल हैलाइड। और फिर बात करेंगे कि जो पहले इसको पढ़ लेते हैं और फिर बात करेंगे कि एराइल एल्काइल हैलाइड्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले अगर परिभाषा है कि देखो नाम ही दो पदार्थ है केवल एराइल और हैलाइड्स। इसका मतलब एराइल का अर्थ है एरोमेटिक ग्रुप, हैलाइड्स का मतलब है हैलोजन से जुड़ा हुआ है। तो इसको बताएंगे कैसे, जब कोई एरोमेटिक समूह
या एरोमेटिक यौगिक का भाग डायरेक्ट हैलोजन एलिमेंट के साथ जुड़ जाता है, हम इसको एराइल हैलाइड ग्रुप कहते हैं, कंपाउंड कहते हैं। तो इसको जल्दी से डिफाइन कर लेते हैं। क्या बोलते हैं कि जब कोई एरोमेटिक यौगिक का भाग एरोमेटिक यौगिक का भाग या एरोमेटिक समूह भी आप इसको बोल सकते हो, समूह सीधे हैलोजन तत्व के साथ जुड़ा हो, तत्व के साथ जुड़ा हो, तो ऐसा यौगिक एराइल हैलाइड कहलाता है। और बेटा अगर कोई पूछेगा एराइल हैलाइड का सूत्र क्या होता है सामान्य, तो ये भी लिख लेते हैं। इसका सामान्य जो सूत्र होता है वो बेटा होता है AR सिंगल बॉन्ड X। तो इसका सामान्य सूत्र भी याद रखेंगे, AR सिंगल बॉन्ड X होता है। तो मैंने अंडरलाइन इसलिए कर रखा है, कहाँ से ये आपको याद रखना चाहिए कि एराइल हैलाइड का जो नॉर्मली फॉर्मूला होता है वो क्या होता है। अब देखो मैं क्या करता हूँ, कुछ सूत्र लिखे देता हूँ एग्जाम्पल एराइल हैलाइड के, ताकि आपको पता चल जाए एराइल हैलाइड या एरिल हैलाइड किसको बोलते हैं। देखो AR की जगह पर मैंने यूज कर रखा है बेंजीन को, क्योंकि बेंजीन जो है एक प्रकार का एरोमेटिक कंपाउंड है। और बेटा X की जगह पर मैंने इसका नाम लिख रखा है Cl। अगर कोई व्यक्ति पूछता भी इसका नाम क्या है, तो भैया इसका नाम क्या है। सबसे पहले देखो दो प्रकार के नाम हैं, एक बार क्लोरीन को पहले पढ़ेंगे, बेंजीन को बाद में। एक बार बेंजीन को पहले पढ़ेंगे, क्लोरीन को बाद में। तो मैं सबसे पहले क्लोरीन को पहले पढ़ूंगा, तो क्लोरीन को पढ़ूंगा तो क्लोरो, और बेटा लास्ट में बेंजीन को पढ़ेंगे तो हो जाएगा बेंजीन। ये पहला फॉर्मूला हो गया। दूसरा फॉर्मूला देखो कैसे इसका नाम पढ़ सकते हैं। एक बार बेंजीन को पहले पढ़ेंगे, तो मैंने बताया था बेंजीन को पहले पढ़ना है तो फेनिल या फेनाइल, और बेटा लास्ट में लिखा हुआ है क्लोरीन तो क्लोराइड। इस प्रकार से बेटा दो नाम पढ़े जा सकते हैं। अच्छा, दूसरा भी फॉर्मूला बनाया जा सकता है इसकी जगह पर। अभी क्या करोगे, आप ब्रोमीन को यूज कर सकते हो। अगर ब्रोमीन को यूज करोगे बेटा, तो सबसे पहला नाम तो इसका हो जाएगा ब्रोमो बेंजीन, और बेटा इसी का दूसरा नाम पढ़ेंगे तो फेनाइल या फेनिल ब्रोमाइड। एक और बेटा फॉर्मूला देखो लगा लेते हैं। देखो इसको, यहां क्लोरीन लगा हुआ है और यहां क्लोरीन लगा हुआ है। अगर दो बार क्लोरीन आया, इसका नाम कैसे पढ़ेंगे, देखो इसका नाम ऐसे पढ़ोगे, इस कार्बन को नंबर 1 कार्बन बताओगे, इस कार्बन को नंबर 2। तो कैसे नाम इसका हो जाएगा 1,2 डाई क्लोरो, 1,2 डाई क्लोरो। और बेटा कहां पर यूज किए गए हैं ये ग्रुप, बेंजीन पर, तो बेंजीन। इसको एक और चीज बोल सकते हो, ऑर्थो डाई क्लोरोबेंजीन, ऑर्थो डाई क्लोरोबेंजीन। अब इसका ऑर्थो ओ डाई क्लोरोबेंजीन का अर्थ क्या, ध्यान से याद रखना इसको कहाँ बात बताई जाए, यहाँ नीचे बता दी जाए ये वाली बात। ओ क्यों लिखा गया बेटा, बेंजीन को जब भी पढ़ना है एक विशेष बात ध्यान रखनी है।
बेंजीन की इस पोजीशन को ऑर्थो बोलते हैं, ऑर्थो। बेंजीन की इस पोजीशन को मेटा बोलते हैं, और बेंजीन की इस पोजीशन को, लास्ट वाले को, पैरा बोलते हैं, पैरा। तो ऑर्थो पूरा नहीं लिखते हैं, ऑर्थो की जगह पे क्या लिख लेते हैं, ओ। देखो यहां क्लोरीन ऑर्थो पोजीशन पे लगा था, तो इसलिए वहां बता दिया ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन। एक क्लोरीन तो वहां ऊपर लगा ही लगा होगा, दूसरा क्लोरीन ऑर्थो पे है, मेटा पे है, पैरा पर है, ये बात बतानी होगी। सेम चीज अगर देखें, इधर से चलते हैं तो ये ऑर्थो हो जाएगा, ये मेटा हो जाएगा, और ये क्या है, पैरा। तो हमेशा ये जरूर ध्यान रखना कि बेंजीन में जब भी कभी एराइल हैलाइड्स को पढ़ते हैं, हम हैलोजन एलिमेंट या लगे हुए किसी भी अन्य ग्रुप की पोजीशन जरूर बताते हैं, और उस पोजीशन के बेसिस पर ही नामकरण होगा। तो अगर यहाँ पर कोई ग्रुप लगा है या इधर लगा है, ऑर्थो पोजीशन पर वो ग्रुप यूज किया गया है, यहाँ या यहाँ लगा हुआ है, मेटा पोजीशन पे ग्रुप को यूज किया गया है, और नीचे के साइड अगर लगा हुआ है तो हम उस पोजीशन को बोलते हैं पैरा पोजीशन। आईयूपीएससी में नंबर डालकर करते हैं 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन, और सामान्य पद्धति की अगर बात करें तो वहाँ पोजीशन के बात बताई जाती है कि ऑर्थो पर है कि पैरा पर है कि मेटा पर है। तो आईयूपीएससी फॉर्म में नंबर चलेगा केवल, और नॉर्मल फॉर्म में पोजीशन का नाम बताया जाएगा कि ऑर्थो पोजीशन पर है, पैरा पोजीशन पर है कि मेटा पोजीशन पर। तो ये बात विशेष ध्यान रखना, बेंजीन की ये कुछ विशेष पोजीशन है, ऑर्थो, मेटा और पैरा। तो बेटा ये एरोमेटिक हैलाइड, एरिल हैलाइड के विषय में आप जान गए। अभी पढ़ते हैं नेक्स्ट कंपाउंड को, जिसका नाम है एराइल एल्काइल हैलाइड। अच्छा, एराइल एल्काइल हैलाइड्स में क्या होता है, नाम से ही पता जा सकता है। एरोमेटिक ग्रुप किससे जुड़ा होता है, एल्काइल ग्रुप से, और एल्काइल ग्रुप किससे जुड़ा होता है, हैलाइड से, अर्थात हैलोजन से। तो मैं क्या बताऊंगा, ऐसे फॉर्मूले में एराइल ग्रुप डायरेक्ट हैलोजन से नहीं जुड़ता है, बल्कि एराइल ग्रुप किससे जुड़ता है, एल्काइल से, और फिर एल्काइल ग्रुप किससे जुड़ता है, हैलोजन एलिमेंट के साथ। और फिर इसके भी सूत्र को देखते हैं क्या बताएंगे, ऐसा लिख लेते हैं, इन यौगिकों में एरोमेटिक समूह सीधे हैलोजन तत्व से नहीं जुड़ता। नहीं जुड़ता है, बल्कि एरोमेटिक समूह एल्किल समूह से तथा एल्किल समूह हैलोजन तत्व से जुड़ता है। तो इसमें से जो एरोमेटिक ग्रुप होता है वो डायरेक्टली कभी भी हैलोजन एलिमेंट के साथ जुड़ता ही नहीं है। जो एराइल ग्रुप होता है या जो एरोमेटिक समूह होता है, ये सबसे पहले जुड़ता है एल्किल ग्रुप से, और फिर वो एल्किल ग्रुप जुड़ता है हैलोजन ग्रुप से। एग्जाम्पल पर कर लेते हैं बात। बेटा इसके एग्जाम्पल जो हैं वो बहुत गिने चुने रहते हैं, और गिने हुए भी और चुने हुए भी। ज़्यादा एग्जाम्पल क्या है कि डायरेक्ट एरिल हैलाइड का अगर एग्जाम्पल आप देखोगे तो मैंने लिखे जरूर हैं 2 या 3, लेकिन आपको बहुत सारे मिलेंगे। लेकिन जब एराइल एल्काइल हैलाइड की बात आएगी, कुछ ही एग्जाम्पल आपको मिलने वाले हैं।
देखते हैं कौन कौन सा एग्जाम्पल मिलेगा। देखो क्या कह रहा था, उसी बेसिस पर फॉर्मूला बनाएंगे। मैं ये लाइन पढ़ता हूं, देखो बल्कि के बाद एरोमेटिक समूह, तो भैया ये लो एरोमेटिक समूह बन गया। समूह है तो सिंगल बॉन्ड खाली छोड़ रहे, इसका मतलब जानते हो हाइड्रोजन अभी नहीं है यहां पर। एरोमेटिक समूह किससे जुड़ा है, एल्काइल समूह से, तो भैया एल्काइल समूह से जोड़ दें, याद आ रहा CH3। और एल्काइल समूह किससे जुड़ता है, हैलोजन तत्व से, तो भैया इस एल्काइल समूह को कैसे जोड़ देते हैं, हैलोजन के साथ। लेकिन ध्यान देने वाली बात है, कार्बन की वैलेंसी 5 हो रही है यहां पर, नहीं 3, 4 और 5, तो उसको अच्छा कर लेते हैं, इस प्रकार से जुड़ जाए। अब ध्यान रखने वाली बात क्या है वो सुनो, इसको छोड़ दो। इसके बाद जो ग्रुप बचा हुआ है इसका नाम है, देखो समझ गए ना, बेंजीन रिंग पर CH2, इसका नाम है बेंजाइल। ध्यान रखना इसको, इस Cl को छोड़ दिया जाए तो बेंजीन रिंग पर लिखा हुआ CH2 क्या कहलाता है, बेंजाइल। अगर ये पूरा बेंजाइल है तो उस पे लगा है क्लोरीन, नाम क्या हो जाएगा, बेंजाइल क्लोराइड। ध्यान रखना इसको, समझ गए। क्लोरीन को केवल क्लोराइड पढ़ना है, क्लोरीन के लिए क्लोराइड, और जिसका लाइन नहीं खींचे ये पूरा ग्रुप कहलाता है बेंजाइल। अब देखो ध्यान देने वाली बात है, अब यही CH2 के साथ अगर OH लिखा होता तो इतने ग्रुप को तो आप बेंजाइल बोलते और OH को बोलते एल्कोहल। ध्यान रखने वाली बात है इसको, तो इसलिए मैं केवल बोल रहा हूं कि इतने ग्रुप को, भाग को, क्लोरीन को छोड़कर जो भाग बचा इसको तैयार कर लो। ऐसा कभी भी लिखा मिलेगा भैया ये बेंजाइल है। एक और नाम याद रखो, देखो ये पहला एग्जाम्पल हो गया और दूसरा एग्जाम्पल यहां बनाएंगे, ये बेंजीन हो गया। अगर यहां पर CH लिखा हुआ है, इतने वाले भाग को हम बोलते हैं बेंजल। और इसमें से क्योंकि 2 बार Cl लगा दिया गया है, हम इसको चाहे क्लोराइड लिख सकते हो या डाइक्लोराइड, दोनों ही सही है, क्लोराइड। तो बेंजल वाली बात जानिए किस क्या होता है, बेंजल वाले पर होता यह है कि केवल CH लिखा रहता है बेंजीन रिंग के ऊपर, और वैलेंसी मैंने चेक की थी तो वैलेंसी कम थी, इसलिए मैंने 2 क्लोरीन लगा इस बार। आप नाम बोल सकते थे बेंजल डाइक्लोराइड या इसका नाम बोल सकते थे बेंजल क्लोराइड। बेंजल का अर्थ भी होता है 2 वैलेंसी की कमी है, और क्लोराइड का अर्थ हो गया कि 2 क्लोरीन पक्का जुड़े होंगे। तो इस क्लोरीन को छोड़ दिया, CH2 प्लस बेंजीन वाले भाग को बेंजिल या बेंजाइल, CH प्लस बेंजीन वाले भाग को बेंजल। एक और नाम देखो चेंज करते हैं, अगर यहां पर लिखा हुआ है केवल C और Cl3 लिखा हुआ है, देखो इस वाले भाग को क्या नाम देते हैं, इस वाले भाग को नाम देते हैं बेंजो। केवल कार्बन लिखा होगा तो इसको क्या नाम दे देंगे, बेंजो। ट्राइक्लोराइड, अगर आप ट्राई नहीं भी लिखना चाहते तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि हम कार्बन की वैलेंसी जैसे ही कंप्लीट करते फॉर्मूला अपने आप बन करके आ जाता। तो इसमें से ये तीनों बातें बहुत ध्यान रखना है। अभी रह क्या जाता है कि इन एरोमेटिक कंपाउंड्स के जो हैलाइड है इनके IUPAC और नॉर्मल नाम कैसे पढ़े जाएं, उनको पढ़ना सीखेंगे, और फिर इसके बाद एक एरोमेटिक हैलाइड है उसको पढ़ेंगे। तो इनको नोट कर लेते हैं, बाकी के लिए फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।